इसमें हम लोग देखेंगे तो मैथ रिवीजन के लिए है। जैसे इसमें देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हम लोग का होता है परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर क्या होता है उसको देखेंगे। तो परफेक्ट नंबर में होता है हमेशा 2 पे p -1 हमेशा परफेक्ट नंबर ये संख्या होती है। 2 पे p -1 इसकी संख्या होती है। अगर इसमें इससे पूरा योगफल निकालना है तो 2 पे p भी ये आगे का जोड़ना है। तो 2 पे p -1 इंटू 2 पे p -1, ठीक है। 2p-1 ब्रैकेट में 2 पे p -1 पूरे का। तो ये हो जाएगा परफेक्ट नंबर निकालने का तरीका होता है। इसमें कौन कौन से होते हैं, हमेशा इसमें विषम संख्या 2, 3, 5, 7, 13 ये सब लिया जाता है, ठीक है। ऐसे संख्या निकाल लेंगे आराम से। अब आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या पढ़ने प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर क्या होता है इसको देखना है। तो प्राइम नंबर, तो इसमें परफेक्ट नंबर में क्या होता है 150। 150 में हमेशा 15 होता है, फिर होता है 25। 10 बढ़ा तो 25 हो जाएगा, ठीक है। 1 से 2 के बीच 46 होता है, इसे याद रखना। 46 कितना होता है, 46 होता है। जो काउंटर प्रसाद में बोले थे ना 46, ऐसे याद करना। 46 होता है प्राइम नंबर, ये होता है। आई बराबर करीब -1 ही हो जाएगा। 1 से लेकर 9 तक कितने होते हैं, 9 डिजिट होते हैं। 1 से 99 के बीच कितना होता है, 1 से 99 के बीच 99 2 है, इसको 2 बनाना है तो क्या लिखेंगे, 18 लिख देंगे, ठीक है। 18 लिख देंगे तो 18 189 हो जाएगा, ठीक है। और 999 1 से लेकर 999 तक है तो मतलब 3 लाना है तो 2 888 हो जाएगा। 2 2 888 2 8 फिर 9 हो जाएगा। 1 2 3 4 इसमें 4 9 है तो इसमें पहले लिखेंगे 1 2 3 4 है तो 3 लिखेंगे। 3 888 9 लिख देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा। अब देखो 1 से 100 की तक में कितनी संख्या कितनी बार आती है याद रखना। तो हमेशा कोई संख्या 1 से लेके हमेशा 1 से 100 तक में हमेशा 20 बार आती है, 20 बार आती है। और ठीक है, तो कोई संख्या हमेशा 1 से 20 बार आती है, जिसमें कि 10 इकाई स्थान पे आती है और 10 तो कितने स्थान पे आते हैं, दहाई। ये इकाई देखो लिखा ना, इकाई के स्थान पे आती है। दूसरा 10 तो कितने दहाई के स्थान होती है। लेकिन ये एक ऐसा संख्या है जो कि क्या यहाँ पे हमेशा 21 बार आता है। तो एक हमेशा कितनी बार आता है, 21 बार आता है। ये चीज़ याद रखेंगे। अगर पूछेगा त्रिभुज की संख्या क्या होती है, 1/2 n+1 है। 1/2 n+1 नहीं याद रखेंगे। कोई संख्या 3 बार रिपीट हो रही है, लगातार 3 बार रिपीट हो रही है तो हमेशा 3 से स्टार्ट कर दो। 3 बार रिपीट हुई कोई संख्या, 1 2 3 बार रिपीट लिख दिया है एक बार में तो 3 से स्टार्ट करो। 3 और 37, 3 3 से स्टार्ट हो जाएगा, 3 और 37 हो जाएगा, ठीक है। अब कोई संख्या 3 बार है, मतलब कोई संख्या 6 बार लगातार रिपीट हुई, 6 बार, 1 2 3 4 6 तो इसका याद कर लो, 6 का 6 बार याद कर लो। तो कोई संख्या 6 बार रिपीट है तो कहाँ से याद करेंगे, 3 37। अपने छोटे भाई को ले लो, इसी में इंक्लूड कर दो। 3 37 और 7 11 13, 3 37 वो 3 है, 37 होगा और भाई 7 11 13 और 1000 1 है, 6 ठो है, 6 बार तो 6 ठो याद रखो, ठीक है। 3 37 7 11 13 और 1001 याद कर लो। अब 6 बार से हमको याद है कोई संख्या भाई रिपीट होकर 3 बार करके भाई भी रिपीट हो सकती है, 6 बार वो भी रिपीट हो सकती है। तो 7 11 13 तो इसमें है ही, ठीक। 1001 भी है, बस इसमें 3 और 37 नहीं है, बस याद करो। तो 6 बार ये भी है, लेकिन ये 3 करके 2 बार रिपीट हुआ देखो। तो यहाँ पे 7 11 13 है, 7 11 13 है और 1001 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 3 37 नहीं है। कोई संख्या दोहरा कर 4 अंक का लिखा हुआ है, 4 अंक का दोहरा कर लिख दिया जाता है। जब 12 बार 2 बार दोहरा कर लिखेंगे तो सिर्फ 1001 हो जाएगा, ठीक है। 1001 हो जाएगा। और गुणनखंड की संख्या देखो, अगर नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो 2 पे 3 है, 2 पे 3 है। नंबर ऑफ फैक्टर याद कर लो, 2 पे जैसे 3 है, 2 पे 2 है ना, तो वह एक एक बढ़ा करके लिख देंगे। इवन वाले में ध्यान रखेंगे, इवन वाले लेंगे, लेकिन उसको बढ़ाना नहीं है, इंपॉर्टेंट ये याद रखना। जैसे 3 है, 2 पे 3 है तो बस 3 ही लिख दो। सम संख्या जैसे था वैसे ही करना है। ऑड वाले में क्या करना है, ऑड वाले में क्या होता है, इवन को लेना ही नहीं है और जैसे तो था वैसे होना चाहिए। इवन वाला बढ़ेगा और जो सम संख्या वो तो लेंगे ही नहीं, उसको बात खत्म हो जाएगी। अब आता है योगफल वाले में, जैसे 2 पे 3 है, 2 पे 2 है। बस इसमें याद रखना जो ऑड वाला होता है उसका 2 पे 0 वाला काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी सब सेम है, इनटू लिख करके सब सेम लिख देंगे, ठीक है। अब सम संख्या में अब सम वाले में सिर्फ देखो ये आ गया फैक्टर का योग। अब आते हैं सम में फैक्टर का योग कैसे होता है। ये टोटल का था ना। अब देखो सम वाले में क्या होता है, सम वाला एक 2 पे 0 नहीं लेंगे, या कुछ भी है तो अगर 3 है तो 3 पे 0 वाला नहीं लेंगे। ये सम वाले में इसकी ध्यान रखें। ऑड वाले में इवन को लेंगे ही नहीं। देखो
तो 2 पे 3 पे 0 1 ये भी याद रखना। तो क्या क्या मैंने बताया कि ये तो नॉर्मल है, तो बताइए होगा सम वाले में, पर सम वाला जो होता है एक आगे का नहीं लेंगे। ऑड वाले में भाई सम को लेना ही नहीं है। इवन ऑड ही बता दिया। इवन वाले में क्या होता है कि इवन वाला लेते हैं लेकिन वो एक कम लेते हैं। इसमें भी एक कम लेते हैं, बस ऐसे ही एक कम लेते हैं। मतलब एक कम मतलब कि समझो को बढ़ाना नहीं है ना, जैसे इतने पे लिख देना है, ठीक है। तो इसलिए इसका जब विस्तार होता है एक कम होगा ही होगा। अब ऑड वाले में क्या होता है 2 पे 3 2 पे 2 ये हो जाएगा। ऑड वाले में इवन को लेना ही नहीं है। फैक्टर व्युत्क्रम का योग क्या करते हैं, जो सम निकालते हो, फैक्टर का सम निकालते हो, सम निकालो चुपचाप से, बट जितना जो संख्या दी हो वही संख्या कर दो। यहाँ पे तुम्हारा फैक्टर मतलब फैक्टर व्युत्क्रम का योग निकल जाएगा। अब आते हैं गुणनफल निकालने। गुणनफल में क्या होता है, फैक्टर का गुणनफल कैसे निकालेंगे, जो संख्या हो, ठीक है, जो भी संख्या हो, जैसे फैक्टर का गुणनखंड कैसे निकालेंगे, जो भी संख्या हो गुणनफल में, जो फैक्टर का गुणनफल कैसे निकालना है, जो संख्या हो, ठीक है, जो संख्या हो तो कुल गुणनखंड बटा 2 हो जाएगा। ये गुणनफल निकालने का तरीका हो जाएगा। तो फैक्टर का गुणनफल निकालने की संख्या क्या हो जाए, जैसे 2 पे 5 7 है ना, तो 2 पे मतलब 544 है ना, 544 है। तो जो संख्या वो ले लो और उनका जो ऊपर का है गुणनफल, कुल गुणनफल कितने बनेंगे वो लिख लो, ठीक है। तो 6 दूनी 12 बन जाएगा। तो जो संख्या है उसके ऊपर जो कुल गुणनखंड जितना बनेंगे वो लिख देना है और बटे में 2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुल फैक्टर का गुणनखंड निकल जाएगा, आराम से हो जाएगा। प्रॉपर फैक्टर हमेशा टोटल जो फैक्टर होता है उसका 2 कम होता है, बस इस चीज़ का ध्यान रखें। जितना फैक्टर हो उसका निकाल लो। जैसे 12 ही इसका फैक्टर कितना था, 12 था, तो उसमें 2 कम होते हैं, बस इस चीज़ को याद रखना है। तो प्रॉपर फैक्टर हमेशा 2 कम होता है। 720 के 40 से विभाज्य संख्या की गुणनखंड, ठीक है। तो 720 के, हाँ इसमें क्या है, जैसे 7200 दिया है कि 40 से विभाजन, मतलब 40 से कटने वाला है, तो इसमें क्या करें, जो 7200 का उसका गुणनखंड निकाल देंगे, ऊपर ये निकाल देंगे और बटे 40 से जो गुणनखंड है वो भी निकाल देंगे। हमेशा ऊपर का एक बढ़ा के नीचे से क्या करेंगे, उसमें घटा देंगे, वही जो आएगा बस उसी का मतलब गुणा कर दो, वही तुम्हारा हो जाएगा। विभाज्य गुणनखंड की संख्या यहाँ पे निकल जाएगी। अब लिखा है 240 के 2 गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का तरीका क्या आ जाएगा। 2 गुणनखंड होगा, तो यहाँ पे 2 बोल दिया, तो पहले क्या 2 मतलब कि डिवाइड होना ही होना है। तो कितना टोटल फैक्टर है निकाल दो। जैसे 240 का कितना था तो निकाले, टोटल कितना था 20 आएगा, तो उसमें टोटल फैक्टर आंसर दे देंगे आधा, तो उसका आ जाएगा आंसर 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो 20 आया तो आराम से हम 10 करिए। मान लो अगर टोटल फैक्टर निकालने अगर वो विषम संख्या आती तो उसमें हमेशा उसको सम बना दो, पहले +1 कर दो 22 हो जाएगा, बटे 2 कर दो 11, तब जाके वहाँ पे उसका आंसर हो जाएगा। अब देखो क्या है ना, अब इसमें पूछेगा जैसे स्क्वायर की संख्या मान लो पूछेगा, ठीक है। स्क्वायर की संख्या पूछेंगे मतलब जैसे 2 पे 3 2 पे 5 है, इसके स्क्वायर की संख्या निकालना कैसे। अब भाई उसको गुणनखंड जो तुमको मिल गया है, अब उसको तुम ब्रेक कर दो ना, 2 2 की मिलती स्क्वायर पूछा तो 2 में 2 पे 0 2 पे 2 कर दिया इसका, और इसका 2 पे 5 मतलब 4 तक जाएगा, 0 2 2 फिर 0 2 फिर 4 तक जाएगा, बस ये हो जाएगा। अब इसका जब सम पूछे तो इसी चीज़ को सम गुण कर दो आराम से, वही हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इसका सम जोड़ दो, ठीक है। क्यों पूछे तो 0 से 3 तक गया है और 0 से 3 तक गया, 6 जाएगा नहीं क्योंकि 5 से दिया हुआ है। ये चीज़ कर देना, आप इसको आपस में जोड़ जाड़ के गुणा कर, तो ये तुम्हारा क्यों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। क्यों की संख्या पूछा, इसको जोड़, इसको ना ये 2 है, इसमें 3 तो है, कुल मिला के 6 ऐसे है। संख्या पूछेगा तो ऐसे कर देंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसको जोड़ने के बोलेगा तो सम पूछेगा तो यहाँ पे सम कर देना इसको, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या जो भी दिया हो, जैसे 2 पे 25 2 पे 3 25 होगा, तो इसमें आपस में कितनी हो जाएंगे, आपस में इसको जोड़ दो, अभाज्य गुणनखंड की संख्या यहाँ पे पता चल जाएगी। अब देखो आते हैं हम लोग इकाई का अंक भी क्या होता है, जैसे कि ये लास्ट में तुम्हारा दिया है 1 दिया है, तो 1 के लिए क्या करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट अच्छा ये है 1 का तो लास्ट में 1 होगा, ये चीज़ पता होना चाहिए। लेकिन 4 जो इसके जस्ट पीछे जो है संख्या दी है, जैसे 41 के जस्ट पीछे में 4 दिया, तो 4 जाके जगह आ जाएगा 9 हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, पीछे 2 अंक हो जाएगा 61 यहाँ पे आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब 1 ना हो तो लास्ट में 1 सके तो बनाओ, अगर नहीं है तो उसको बनाने की कोशिश करो। 3 है तो 3 को हम लोग क्या करते हैं 81 लिख सकते हैं, और 81 बन गया मतलब पीछे 8 एक तो आएगा ही आएगा, 8 जाएगा किससे टकरा जाएगा, 8 जाएगा सबसे लास्ट वाले से टकरा जाएगा 1 से, तो जाएगा 81, तो 30 में क्या हो जाएगा 81 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे p फैक्टोरियल p - 1 बटा p, अगर ये है p अभाज्य संख्या भाज्य मतलब भाजने वाला है, तो भाज्य है तो शेषफल हमेशा p - 1 ही आता है। अगर भाज्य कटने वाला है कट जाएगा, वो p - 1 को काट देगा, भाज्य है तो काटने वाला है तो p - 1 ही आएगा। तो वो अगर सेम है भाजने वाला है तो भाज देगा,
भाजने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं, तो सेम का सेम p-1 आ जाएगा, ये क्या रखना। अगर भाजने वाला नहीं है और p-2 भी दिया ऊपर से तो भाई मैटर घबरा जाएगा, हमेशा हमें सिंपल यहाँ पे 1 आएगा। हमारी संख्या वो p-2 के फॉर्म में 2 है, वहाँ पे 2 लोग हैं, नीचे वो भाज जाएगा, ऊपर है ये, ऊपर भी क्या है, p-2 लोग हैं, ठीक है। p-2 वहाँ पर 1 थे, वहाँ पर 1 थे, मैटर नॉर्मल था, p था आराम से, और भाज्य था, कटने वाला था तो भाज्य था, आराम से भाज्य दिया, p सेम का सेम आ गया। लेकिन अब यहाँ पे अभाज्य है, भाज नहीं पाएगा, और ऊपर से साला p-2 बना है, तो यहाँ पे कुछ हिसाब से यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसी भी आंसर दे देंगे। x पे n प्लस a पे n, अगर विषम है तो x प्लस a से भाज्य, और n अगर सम है, अगर x पे सम संख्या दी है, जैसे a स्क्वायर है, तो हमेशा x प्लस a x माइनस a दोनों से भाज्य हो जाएगा। अगर सिर्फ विषम है, अगर ये दोनों अगर यहाँ पे विषम हो जा रहे हैं तो x प्लस a से तुम्हारा भाज्य हो जाएगा। और x पे n माइनस a पे n अगर दिया है, x पे n माइनस a पे n अगर दिया है, अगर n सम है, विषम है तो हमेशा x विषम है। देखो विषम के केस में क्या होता है, जो चीज़ सेम है उसी से भाग हो जाता है, जैसे x प्लस a से भाग। अगर सम है तो दोनों से भाग हो जाएगा। यहाँ पे सम है, देखिए यहाँ पे देखो दोनों से भाज्य हो जाएगा। विषम है तो जो है सेम उसी से भाज्य हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे बस। देखो भाज्य क्या था, हमेशा बीच में भाज्य होता है, फिर होता है भाजक होता है, भाजक फिर यहाँ पे भागफल है, भाजने वाला भाज्य है, भाजक है, यहाँ पे शेषफल बचता है। जैसे n टप्पो तीन छाल में गेंद उठेगी तो क्या हो जाएगा, जैसे n टप्पा है, कितना टप्पा n ऊपर रहेगा, ठीक है। जैसे 2/3 ऊंचाई पर है, यदि गेंद 36 मीटर की ऊंचाई हो जाती है तो थर्ड उछाल लिया है, तो 2/3 ऊंचाई तक जाती है, 2/3 कर दो। जैसे कोई गेंद ना 2/3 ऊंचाई जाती है और टोटल कितने 36 मीटर की ऊंचाई तक मतलब जाएगी, तो थर्ड उछाल के बाद मतलब उसकी क्या ऊपर रहेगा, तो जितना ऊंचाई तक जाती है वो 36 लिख दो, और जितना उठती है 2/3 वो लिख दो, और जितना तक पूछा थर्ड तक पूछा तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, ठीक है। AP में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और योगफल n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी, और होता है n/2 a प्लस l बाई n/2 a प्लस l, यहाँ पे ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं GP में a पे r n माइनस 1 इंपॉर्टेंट है, a पे r n माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे a पे r n माइनस 1 बटे r माइनस 1, ठीक है। ऊपर n माइनस 1 बटे r माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। r हमेशा इसमें बड़ा होना चाहिए। अब इन्फाइनाइट के लिए क्या हो जाएगा, a तो हो जाएगा ये, और बटे 1 माइनस r हो जाएगा, ठीक है। वो क्योंकि हट जाएगा तो a बटे 1 माइनस r हो जाएगा, ठीक है। पद याद कर लो, अगर 3 पद है तो a बटे r ये हो जाएगा। 5 है बीच में a पे r स्क्वायर हो जाएगा, यह से 1 से भाग 2 से भाग 1 बटे r स्क्वायर हो जाएगा। छक्र छोड़ो, और देखो HP क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा 1 बटा a प्लस n माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे b बराबर 2a, जैसे a और b और c इन HP में है, और कोई संख्या तीनों a b c है, अगर वो HP में है तो HP हरात्मक माध्य है, तो इसका मतलब क्या होता है, जो बीच की संख्या होती है दोनों के आपस में बगल वालों के दोगुना से और दोनों के योग से भाग दो, तो बगल वाले को 2ac बटा a प्लस c, 2ac बगल वाले को 2ac बटा a प्लस c, ये पे हरात्मक माध्य का ये फार्मूला हो जाएगा। कोई संख्या अगर AP में है तो a प्लस b बाई 2 आराम से, GP में कड़ी में a भी हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2ab बटा a प्लस b। कोई संख्या a या b की बात हो रहा था, 2ab बटा a प्लस b, यहाँ से हो जाएगा a प्लस b बाई 2, यहाँ से कड़ी में a भी हो जाएगा, यदि a b वास्तविक संख्या है, ठीक है। अच्छा के वजह से पूछेगा, 6 के पहले 12 गुण दोगे तो 6 पहले बाहर हो जाएगा, 12 गुण 1 बटा 2 n प्लस 1 कर देंगे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। प्रथम 20 सम, अब सम पूछ लिया है, सम प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, n प्लस 1/2। अब प्राकृतिक संख्या सम पूछा है ना, विषम का n स्क्वायर होता है, और सम अगर पूछे प्राकृतिक हो जाएगा n प्लस 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, अगर देखो वर्गों का योग 1 बटा 6 n प्लस 1 2n प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्राकृतिक संख्या के
वर्गों का योग हो जाएगा। और घनों का योग अगर पूछे 1/2 n n प्लस 1 1/2 n n प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर। और उसका क्या हो जाएगा, उसका प्राकृतिक क्या हो जाएगा 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1 यहाँ पे उसका हो जाएगा। अगर सम पूछेगा तो n प्लस 1/2 प्राकृतिक संख्या। अगर विषम पूछेगा तो n स्क्वायर कर देंगे। जैसे ये चीज़ दे दिया जीपी मात, इसका पूरा जीपी मात। अब जीपी मात करने के लिए अंदर जो है 7 ले लो 7 हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे n तक गया तो उसको जोड़ दो n n प्लस 1/2 कर दो तो n प्लस 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ हो जाएगा। अब इसको निकाल दो, ये n यहाँ नीचे आ जाएगा, n से n कट जाएगा तो ये 7 बराबर n प्लस 1/2 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो वही चीज़ आएगा फिर से हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर था तो 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1 यहाँ पे याद कर लो। ठीक है, ये चीज़ इसका याद हो जाए। क्यूब वाले का 1/2 n n प्लस 1 का पूरे का होल स्क्वायर हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मान लो इसमें पूछ लिया तुम्हारा सम विषम का योग। अगर स्क्वायर वाले में 1/6 n प्लस 1 याद कर लिया हो ना, बस इसमें 4 गुना कर देना, बात खत्म हो जाएगा। क्योंकि 4 गुना इसलिए हम लोग करेंगे क्योंकि इसमें पूछा है सम विषम का योग। तो इसमें क्या हो जाएगा देखो, अब सम संख्या वो पढ़े हो क्यूब वाला 1/2 n n प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर है। अब विषम का सम पूछे तो 8 से गुणा कर देना, 8 से गुणा कर देना, बस यहाँ पर लिख देना, बात खत्म हो जाएगा। विषम वाले में बाहर 2n स्क्वायर माइनस 1 2n स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जिसके अंत में 2 3 7 8 आता है, कितने का 2 3 7 जुलाई तुम्हारा वाला हो जाएगा। उसके बाद 8 वाला मेरा, अंजलि का और 2 3। ठीक है, अगर मेरा और 2 3 7 8 NG, तो NG का 2 3 7 8। तो इसके लास्ट में आते हैं वो पूर्ण वर्ग कभी नहीं बनते, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर मान लो कोई संख्या, जैसे यदि कोई संख्या के वर्ग में 27 अंक होते हैं, अगर 27 अंक हैं तो उससे अंक होंगे तो विषम, अगर है तो n प्लस 1/2 हो जाएंगे। कितनी संख्या होंगी वो पूछा, तो 27 अंक है तो उसको सम बना के 2 मतलब कि कितना हो जाएगा 28/2 यानी कि 14 हो जाएगा। और कोई अंक में 12 अंक हैं तो सामने तो बाकी डायरेक्ट 2 कर दो, 6 अंक बनेंगे। जैसे कि अगर मान लो दिया 313 नहीं, जैसे मान लो 121 3 अंक है, 3 अंक मतलब एक जोड़ दो बटा 2 तो यानी 11 का स्क्वायर हुआ ना, वो तो 2 ही अंक हुआ ना। और वो कड़ी में क्यूब रूट n जो मतलब 6 तथा 7 के मध्य स्थित है। ठीक है, n पूर्णांक है, n के कितने मान संभावित हैं, 6 7 है तो 6 7 है हाँ। अब 6 का क्यूब 7 का क्यूब है, कर दिए तो कितना हुई है, उसका डिफरेंस आएगा 227 माइनस 1 कर देंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा कितने मान संभावित है वो 6 और 7 के मध्य पूछ लिया था, क्यूब में कितनी मतलब संभावित है ये चीज़ पूछा था। तो 6 और 7 है के मध्य स्थित है, n पूर्णांक है, n के कितने मान क्या हो जाएगा संभावित है। यहाँ पे 6 पे n और 6 7 पे क्यूब यहाँ पे कर लेना, उनका डिफरेंस कर देना, हमेशा एक घटा देता है, ये चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, और देखो जैसे ऊपर प्लस है यहाँ पे सेम चीज़ माइनस है, उसके हिसाब से नीचे माइनस यहाँ पे प्लस है। इन दोनों को हमेशा जब जोड़ते हैं तो 2a प्लस b बटे a माइनस b आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस किया जा रहा है तो हमेशा 2 प्लस आएगा, 2 में a प्लस b प्लस आएगा बटे उसी का माइनस आ जाएगा, 2a प्लस b a माइनस b इसको रखें। यहाँ पे सेम चीज़ है, यहाँ पे प्लस था या माइनस है तो ये प्लस है तो नीचे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो या माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जोड़ देंगे तो 2a प्लस b बटे a माइनस b हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इसका स्क्वायर दिया है, इसका स्क्वायर दिया और दोनों को जोड़ा जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, किसका आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर ऐसे याद कर लो, a प्लस b स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पे इसको याद रखेंगे। ठीक है, x और y क्या हो जाएगा अभाज्य है। ठीक है, अभाज्य है। अब देखो ये चीज़ है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो चीज़ सेम तरीके यहाँ पे प्लस किया था तो 2a प्लस b बटे a माइनस b हो गया, तो अब यहाँ पे माइनस कर दिया भाई, अब यहाँ पे माइनस कर दिया। नीचे का तो सब मामला सेम है, देखो यहाँ पे a माइनस b है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा x माइनस y दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे 4xy आता है, ऊपर क्या आता है 2a प्लस b आता था, यहाँ पे 4x प्लस y आता है, 4 कड़ी में xy
फोर फोर तुम्हारा कड़ी में एक्स वाई आता है, अगर माइनस बीच में कर दिया तो नीचे वाला मामला सेम हो जाएगा, लेकिन ऊपर फोर एक्स कड़ी में एक्स वाई आता है, फोर कड़ी में एक्स वाई आता है, यहाँ पर 2a प्लस बी आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जैसे वजन वजन वाले के बता रहा हूँ, जैसे वजन गड़बड़ी करते समय जो 1/2 लिखा है, या 5 मतलब 5/19% में दिया था का लाभ प्राप्त करता है, तो 1 kg वजन में व्यक्ति कितना हो जाएगा? 1/19, इसका मतलब 1/19 होता है, तो टोटल मतलब 20 हो गया, तो 20 बराबर 1000 है 1 किलो वाला, तो एक बराबर कितना है 50 ग्राम उसने घपला किया। गलत वजन प्राप्त करते समय 25% का लाभ, और सही वजन से गलत तो कितना भी कम है। परसेंटेज में हमेशा उल्टा लिखते हैं। जैसे देखो अभी प्लस हो गया, प्लस का मतलब 25 हो गया, 1/4 प्लस में आ गया, अब उसे इतना कम करना है तो हो जाएगा परसेंटेज में है ना, तो ऐसे ही हमेशा ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा ये हमेशा -1/5 हो जाएगा, यानी 5 से 4 हो जाएगा, या तो डायरेक्ट याद कर लो 25 पर 1/4 होता है, 1/4 मतलब 5 से 4 होगा, 4 से 5 नहीं 5 से 4 हो जाएगा, उल्टा लिखते हैं ऐसे कर लो। ठीक है, ये तो फॉर्मूला याद करो, जब विक्रय मूल्य सामान्य हो, विक्रय मूल्य बेचने वाला सब मान लो एक दूसरे अलग पे दोनों को बेचा गया हो, तो दोनों को एक्स 100 एक्स प्लस वाई 2x/200 प्लस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे एक को याद रखना है। ठीक है, समान क्रय है, अगर एक को इतने पे करने बेचा जाता है तो बस नॉर्मल हो जाएगा, प्लस कर देंगे यहाँ पे 2%। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट जोड़ डाल के बटे 2 कर देंगे तब भी आंसर आ जाएगा, और एक तरीका ये हो जाएगा क्योंकि समान क्रय है तो यहाँ पे क्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य आराम से जोड़ दो काट दो, तो यहाँ पे 2% का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 रुपया में 1/25 वस्तु बेचने में 20% का लाभ होता है, तो हमेशा ऊपर पैसा रहता है, ऊपर पैसा नीचे सामान लिख दो, बटे 120 हो तो 10 में तब हमको बनाना है, तो 1 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी ना, खरीदी है क्रय मूल्य बोलता हमेशा ऊपर को हमेशा 1 रखना है, बटे नीचे 120 हुआ, 25 × 120 और 100 बना दिया, 100 ऊपर उड़ा करेंगे तो 100 को नीचे ला देना है, बस हमेशा ऊपर 1 रहेगा तो अपना ये होगा 30 आ जाएगा। ठीक है, दिख रहे? ठीक है, जैसे बिक्री परसेंट 60% लाभ पर 3 RS में 15 नींबू बेचता है, RS 3 है बटे 15 हो जाएगा, कितना 60% 160 में है, तो पूछा है नींबू खरीदा 100 मतलब वो क्रय मूल्य बता 100% आएगा, 3 और 15 नीचे 15 रहने दो, यहाँ पे A से 60 15 के पास है तो 100 जो ऊपर नीचे ला देना। ठीक है, 3/8 261 में 48 वस्तु बेची, 10% का हानि हो गया, पैसा ऊपर 249 90% नीचे ला दो, फिर 112 और इतना हो गया। अब इतने में कितना बचेगा, तो 216/x बराबर कर दो उसके, बस हो गया, यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, 980 में 18 खिलौने बेचे, 980 में 18 खिलौने बेचने पर 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 18 किलो बेचने पर, अब 18 किलो बेचने पर तो बोला 980 में 18 खिलौने बेचने पर 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, मतलब टोटल तो 18 खिलौने बेच रहा है, अब वो सारा बेचारा 980 में ही बेच दिया, और ज़्यादा में बेचता तो उसको हानि नहीं होती, यानी कि टोटल 18 क्रय, तो 18 × 1 एक टोटल हो गया, इसमें से 980 वाले को हमने बेचा, निकाल दो उसको, यानी कि मुझे 4 क्रय के बराबर 4x के बराबर है मुझे हानि होती है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सबका, इसका हो जाएगा। अभी आ गया, देखो ये वाला याद कर लो, एक मतलब व्यक्ति है जो 13,518 में 18 दिन तक खरीदा है। ठीक है 18 में 18 दिन तक खरीदा है, 90 में 11 की दर से बेचा है, 150 का लाभ है, तो उससे कितने समझा। हाँ ठीक है, 135 में 18 ये हो जाएगा, 90 में 11 से बेचे, इतने में बेचे सो, पैसा हमेशा ऊपर हो गया, अंतर ही लाभ है, इसका डिफरेंस मैंने ले लिया, ये देखो डिफरेंस ले लिया मैंने, अब डिफरेंस को 150 का लाभ है तो उसे कितने में बेचना होगा,
ये डिफरेंस हो गया, जो अंतर निकला है, और जितने भी इतना 150 का लाभ हेतु पर तो उतने से भाग दे दो तो बराबर आ जाएगा 220। वहाँ महिलाएं स्वागत करने आएंगी लड़की